डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 16। सामना। हथियारों के बाजार में देवदत्त के साथ आई युवती पिंडारी सिटी के 4 सुंदरियों में से एक थी। वो गौर संप्रदाय की थी और उसका नाम था पुष्पांजलि। पुष्पांजलि अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल की होगी। उसकी आंखें हिरनी जैसी थी और पतली कमर थी, जो भी उसे एक नज़र देखता था उस पर फिदा हो जाता था। 8वें राजकुमार देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया कि पिंडारी सिटी में आप पहली बार आई हैं, इसलिए आपका अच्छे से देखभाल करना और आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। देवदत्त ने शुभांगी की दुकान दिखाते हुए पुष्पांजलि से कहा, यह अस्त्र भंडार हथियारों के बाजार की सबसे बड़ी दुकानों में से एक है। यदि आपको कोई भी हथियार या शस्त्र खरीदने में रुचि हो तो मुझे बताएं। 8वें राजकुमार यानी देवदत्त की मां, शिवांगी, गौर संप्रदाय की अनुयायी थी और पुष्पांजलि के पिता और शिवांगी के गहरे दोस्त थे। इसलिए देवदत्त भी पुष्पांजलि को अपना दोस्त ही कहता था। पुष्पांजलि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। हालांकि पिंडारी सिटी में आने का मुख्य मकसद 7वें राजकुमार शिवदत्त से मिलना है। मैंने उनके बारे में कई बार सुना है और उनकी बहुत तारीफ सुनी है। गौर संप्रदाय में कई लड़कियां हैं जो उनकी झलक देखने के लिए बेताब हैं। देवदत्त ने कहा, अगर वह यहाँ होता तो मैं आपको उससे मिलवा देता, लेकिन बदकिस्मती से मेरा 7वां भाई इस समय पिंडारी सिटी में नहीं है। पुष्पांजलि थोड़ा निराश दिखी और कहा, मुझे जहां तक याद है तो साल के अंत में शक्ति प्रदर्शन के लिए मेले का आयोजन है। क्या राजकुमार शिवदत्त इस मेले में अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आएंगे? देवदत्त ने हंसते हुए कहा, शिवदत्त ऐसा बांका वीर है कि उसने अपनी जानबाजी तभी साबित कर दी थी जब वो महज 10 साल का था। अब ये सब मेले ठेल में वीरता और बहादुरी दिखाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि साल के अंत में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई है जहां केवल राजपरिवार के युवा और 20 साल से कम खानदानी लोगों को हिस्सा लेने की अनुमति है। शायद तब शिव भैया वापस आ जाएगा। यदि आप उस आयोजन को देखना चाहते हैं तो मैं आपको अंदर जाने की अनुमति दिलवा सकता हूं। पुष्पांजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से शुक्रिया। जब देवदत्त और पुष्पांजलि बातें कर रहे थे उस वक्त पड़ोस के एक बूढ़े दुकानदार ने राजू के पास जाकर पूछा, राजू, क्या वे दोनों अब भी गोदाम में ही हैं? गेट क्यों बंद है? राजू फुसफुसाया, शुभांगी और एक नौजवान अस्त्र भंडार के अंदर हैं। ये सुनकर वह दुकानदार हौंफते हुए खुद कहा, ओह शुभांगी, ये सब कब तक करोगी? कम से कम मुझे मरने तो दो। देवदत्त और पुष्पांजलि ने भी दुकानदार की बातें सुन ली। और फिर पुष्पांजलि ने हैरानी से दुकानदार से पूछा, क्या यहाँ शुभांगी ग्राहकों को पैसे के लिए जान से मार देती है? देवदत्त ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, शुभांगी के बारे में कुछ अफवाहें पूरे बाजार में फैली हैं। अफवाह यह है कि शुभांगी इतनी सुंदर है कि उसे देखने वाला कोई भी मर्द उसे पाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। मैंने तो ये भी सुना है कि शुभांगी बहुत क्रूर और निर्दयी है। बहुत से लोग उसके हाथों मारे गए हैं। पुष्पांजलि और अधिक हैरान हो गई और उसने कहा, क्या वो इतनी अधिक क्रूर है? मेरी सहेलियों ने बताया है कि वो हथियारों का बिजनेस करती है, लेकिन वो बहुत सेक्सी है और उसने कई मर्दों को अपने जाल में फांस रखा है। वो इतनी खतरनाक है कि अस्त्र भंडार से बाहर निकलने के बाद बहुत से पुरुषों के हाथ कटे हुए थे और उनकी आंखें बाहर निकल आई थी। देवदत्त ने बेपरवाह अंदाज में कहा, बेशक ये सभी अफवाहें हैं, मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, इसलिए मैं खुद ये नहीं कह सकता कि वो कैसी औरत है। ये सुनने के बाद पुष्पांजलि के मन में शुभांगी की पहले से बनी बुरी इमेज और अधिक खराब हो गई। कोई महिला दिन के उजाले में दरवाजा बंद कर देती है और किसी गैर मर्द को अपने साथ शस्त्र भंडार के तहखाने में ले जाती है, जहां तीसरा कोई नहीं होता है। उसके बाद अंदर में क्या होता है, हर कोई अपने अनुसार इसका मतलब निकालता था। शुभांगी सच में एक सभ्य महिला नहीं थी और उसके साथ के पुरुष को भी समाज में घृणित होना पड़ता था। अचानक वहां का दरवाजा जोरदार धक्के से खुला और दक्ष अपने हाथों में 2 तलवारें लेकर बाहर आया था। वह अपने भाई देवदत्त को दूर से देखकर काफी हैरान था। देवदत्त भी दक्ष को देखकर हैरत में पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने वहीं से दक्ष को फटकार लगाई, मेरे छुटके भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसी जगह आपको आना नहीं चाहिए था। राजकुमारा का भाई। अपने भाई के रूप में दक्ष को देवदत्त की पुकार सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि दक्ष वास्तव में राजपरिवार से ताल्लुक रखता है और वो सेनानायक मलिक का बेटा था।
उसी समय लोगों को इस बात से भी बहुत राहत मिली कि शुभांगी के घर से वो सही सलामत निकला था और शुभांगी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी। अगर राजकुमार दक्ष को चोट लगती तो शायद पिंडारी सिटी के सेनानायक इस बाजार को अगले दिन बंद करवा देते। पुष्पांजलि ने भी राजकुमार दक्ष के बारे में सुना था। ये कहा गया कि वह एकमात्र ऐसा राजकुमार है जिसने अपना पवित्र ताबीज प्राप्त नहीं किया था। वह दक्ष को विशेष रूप से नहीं जानती थी, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दक्ष ने हाल के दिनों में ही अपना पवित्र ताबीज प्राप्त किया है। पुष्पांजलि सोच रही थी, अगर ये आदमी इतना अयोग्य तो फिर शस्त्र भंडार में क्या करने आया है। उधर राजकुमार देवदत्त ने जो कहा था उसे सुनकर दक्ष खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। दक्ष भड़क गया और नाराजगी जताते हुए बोला, अगर आप शस्त्र बाजार आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता। देवदत्त ने कहा, मैं तो अपने लिए हथियार खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे, तुमसे हथियार संभलेंगे? गदा उठाने की कुव्वत है तुम में? क्या तुम एक भी युद्ध अस्त्र संभाल सकते हो? और ये 2 तलवार कहाँ से उठा लाए? दक्ष के तेवर बदल गए और उसने कड़े स्वर में कहा, उठाया नहीं है, खरीदा है। और आपके पैसे से नहीं, खुद के कमाए पैसे से खरीदा है। और बाप की दौलत ना हो तो पैसे सड़क पर फेंके हुए नहीं मिलते, कमाना पड़ता है उसे। समझे? देवदत्त कल तक कराहत रहने वाले दक्ष के रवैये से हैरान रह गया। वह गुस्से में चिल्लाया, बड़ी जबान चल रही है तेरी, कैंची की तरह पट। तू रुक, महल में मिलता हूं तुझसे, और जो अपने से बड़ों से बात करने की जो तमीज भूल गया है ना तू, वो भी सिखाऊंगा तुझे। न काम का, न काज का, अब बदतमीज भी हो गया है। चलो भागो यहाँ से, पूरे शाही खानदान को यहाँ शर्मिंदा मत करो, दोबारा यहाँ दिख गए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। दक्ष को और अधिक गुस्सा आ गया था। उसने धीमी आवाज में पूछा, हाथ पैर तोड़े देंगे? आप में इतना दम है? दक्ष की बात सुनकर देवदत्त हंसता हुआ आगे आया। उसने दोनों बाहें फैला दी मानो कोई पहलवान कुश्ती के लिए ललकार रहा हो। देवदत्त ने झल्लाते हुए कहा, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी क्षमता क्या है और मुझमें कितना दम है। दक्ष वहां शांति से खड़ा था, लेकिन देवदत्त की कड़वी बातें सुनने के बाद वो भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो गया था कि तभी शुभांगी बाहर निकली। शुभांगी ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, ओह महाराज, तुम क्या कर रहे हो? ये युद्ध अस्त्र खरीदने का बाजार है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं। यहाँ कारोबार होगा, बिजनेस होगा, कुश्ती नहीं लड़ी जाएगी। राजकुमार दक्ष मेरे खास मेहमान हैं, इसलिए मुझे बीच में आकर दखल देना पड़ रहा है। अगर आप उन्हें यहाँ चुनौती देते हैं तो मुझे उनकी तरफ से माना जाए। शुभांगी की आवाज सुनते ही देवदत्त उसकी सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखता रह गया। वह अपना दिमागी संतुलन खो देता अगर पुष्पांजलि यहाँ नहीं होती। शुभांगी जैसी मोहक सुंदरता को देखते हुए उनके लिए शांत रहना असंभव था। देवदत्त शुभांगी से नजर हटाकर दक्ष की ओर देखने लगा और चिल्लाया, तुम शाही खानदान के नाम पर कलंक का धब्बा हो। देवदत्त की राय में दक्ष कभी भी कोई वास्तविक युद्ध अस्त्र नहीं खरीद सकता था। एकमात्र तरीका था जिससे उसे अस्त्र मिल सकता था, वह तरीका था शुभांगी के प्रेम में उलझ जाना। वह युद्धाभ्यास के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए अपने शरीर का सौदा कर रहा है। पुष्पांजलि ने देवदत्त से कहा, सच में, ये कितने शर्म की बात है। पुष्पांजलि ने दक्ष को घूरते हुए देखा कि उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पिंडारी सिटी के सेनानायक का एक बेटा इतना अधिक ताकतवर और प्रतिभाशाली है, जबकि 9वां बेटा बड़ी उम्र की औरतों के साथ चोंच लड़ाता फिरता है। दक्ष को पता नहीं था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। उसने फैसला किया कि वह उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसने कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं किया था। अपनी दोनों तलवारें पकड़कर वह बाहर चला गया। शुभांगी बहुत ही चतुर महिला थी, इसलिए वह ये बातें समझ रही थी कि देवदत्त और पुष्पांजलि नाम की वो लड़की कौन सी बातें कर रहे हैं। उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार देवदत्त, यदि आप यहाँ फिर कभी आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। यदि आपको भी हथियार या ऐसा ही कोई युद्ध के सामान चाहिए तो बस मुझे बताएं। एपिसोड 17। मंत्र। मंगलम तलवार और चंद्रहास तलवार के साथ दक्ष शस्त्र बाजार के भुगतान काउंटर पर आ गया। उसने 31,000 चांदी के सिक्कों का भुगतान किया और फिर घर की ओर यानी अनाथाश्रम को लौट चले। अनाथाश्रम की ओर लौटते समय दक्ष ने पाया कि समूचा रास्ता पूरी तरह से सफेद बर्फ में ढका हुआ था। उसके दिमाग में एक अजीब सा भाव आया, क्योंकि वो अपने हाथों में टूटी हुई तलवार पकड़े हुए था। वह मन ही मन सोच रहा था, 800 साल बीत चुके हैं। हम दोनों के लिए दुनिया बदल चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारों में से एक सर्वश्रेष्ठ तलवार मंगलम भी टूट जाएगी। मंगलम तलवार वक्त के साथ हालांकि बहुत बदल चुकी थी, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उस पर बहुत अधिक असर नहीं डाला था। वह अभी भी वजनदार थी। दक्ष अगर चौथे चक्र में प्रवेश नहीं करता तो वो किसी भी कीमत पर इसे हासिल करने के काबिल नहीं हो सकता था। तलवार के हैंडल टूट गए थे, लेकिन दूसरी तलवारों की तुलना में इसकी चमक बहुत ही अधिक थी। लेकिन मैं उसके हैंडल को फिर से जोड़ना चाहता हूँ।
और अपनी पूरी शक्ति और हक को वापस हासिल करने के लिए इन अस्त्रों की विशेष जरूरत पड़ेगी। दक्ष ने अपनी तलवारें म्यान से निकाल लीं। भले ही मंगलम तलवार जंग लगा हुआ लोहे का एक टुकड़ा बन गया था, लेकिन ये उसके लिए बेहद ही जरूरी थी। दक्ष अभी भी इसे साथ लाया क्योंकि ये हमेशा उसे अतीत की याद दिलाता रहेगा और उसे कठिन अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। अभ्यास से ही वो खुद को मजबूत बना पाएगा और बिना ताकत के, बिना शक्ति के वो किसी भी तरह महारानी चिनाई से अपने कत्ल का बदला नहीं ले सकता। दक्ष ने एक अन्य तलवार निकाल ली। ये तलवार चौथे लेवल का शस्त्र था। उसने उस पर हाथ फेरा और तलवार को उसके म्यान से बाहर निकाला। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और मंगलम तलवार पर हाथ फेरते हुए मंत्र खत्म होने के बाद फूंक दिया। कुछ ही देर बाद मंगलम तलवार खुद ब खुद ठीक हो गया। लेकिन इस चमत्कार से तलवार के वजन 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम बढ़ गया, जबकि तलवार का वजन मूल रूप से 53 किलोग्राम ही था। इसका मतलब ये हुआ कि इस तलवार का वजन बढ़कर अब 153 किलो हो गया था। वजन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी। तलवार को उसी मुद्रा में पकड़े रहने की कोशिश करते हुए दक्ष का हाथ थोड़ा कांपने लगा। उसने जोर से म्यान से तलवार निकाली, हालांकि तलवार की दिशा सही नहीं थी और उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन था। दक्ष के पास तो हाथियों के बराबर बल था और अकेले हाथी को वो द्वंद्व युद्ध में मात भी दे सकता था, लेकिन अचानक 1.5 क्विंटल के तलवार को हाथ में पकड़े रखना और उसे चलाना तो उसकी कल्पना से भी परे था। ये किसी एक तलवार के वजन की अधिकतम सीमा थी। दक्ष ने अपना पूरा दोपहर मंगलम तलवार का अभ्यास करने में बिताया। आखिरकार उसने तलवार के वजन के साथ अपने शरीर के वजन का तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। हाँ, ये बात भी सच थी कि ये तालमेल पूरी तरह से हो नहीं पाया था और दक्ष अभी भी अपनी कोशिशों में जुटा था। वह जानता था कि युद्ध कलाओं के जानकारा 10 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मनों को आसानी से घायल कर सकता है, लेकिन वो खुद शानदार तलवारबाजी के तकनीक की दक्षता हासिल कर ही चुका था। पर दक्ष ने खुद को महान योद्धा से तुलनात्मक तौर पर पीछे पा रहा था। वो इस भारी तलवार का उपयोग करने के लिए बहुत अनाड़ी था। मंगलम तलवार के लिए 4 मंत्र निमित्त थे। पहले मंत्र के प्रयोग के बाद ही इसका वजन बढ़कर 153 किलोग्राम हो गया। वो सोच रहा था कि अगर मैं दूसरे मंत्र का प्रयोग करूं तो ये कितना भारी हो जाएगा। हिम्मत करके उसने दूसरे मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दक्ष को हार माननी पड़ी। उसने सोचा, मैं वास्तव में दूसरे मंत्र को सक्रिय नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे अभी और गहराई तक आध्यात्मिक शक्ति को जगाने की जरूरत है। आखिरकार दक्ष को हार माननी पड़ी। दक्ष ने अपने मंत्र को वापस ले लिया। मंत्र वापस लेते ही मंगलम तलवार का वजन फिर से कम हो गया और वह दोबारा 53 किलो का हो गया। दक्ष फिर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और उसने म्यान से तलवार निकाल ली। उसने तलवार से सामने के एक बड़े पत्थर पर वार किया और एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ कुछ पत्थर टूटकर उसके हाथों में आ गए। अपने तलवार की इस ताकत को देखकर दक्ष उत्साहित हो गया। उसे कहा, मेरे 30,000 चांदी के सिक्कों का सार्थक उपयोग हुआ है। दक्ष ने अपने चमकते तलवार को वापस अपने म्यान में रख लिया और खुद से कहा, मुझे और ऊर्जा की जरूरत है। दक्ष ने एक बार में एक रक्तप्राश की गोली लेकर निगल ली और गुफा के चक्र में जाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। अभ्यास के दौरान दक्ष के शरीर में भयंकर ऊर्जा का संचार होने लगा और उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने शक्तिवर्धक पेय का केवल आधा हिस्सा ही पिया, जबकि बाकी का हिस्सा बर्बाद हो गया। उस समय पूरा मटका भर पावर ड्रिंक पीने की क्षमता दक्ष के शरीर में नहीं बची थी। यदि ऐसा दूसरे योद्धाओं के साथ हुआ होता तो वे बहुत दुखी होते। आखिरकार पावर ड्रिंक के आधे मटके भर की कीमत 500 सिक्कों के बराबर होती है। इसके विपरीत दक्ष ने यह नहीं सोचा था कि ये रुपए पैसों की बर्बादी है, बल्कि उसने महसूस किया कि उसकी वास्तविक शक्ति बहुत बढ़ गई है। अगर उसने अभ्यास किया होता तो उसे धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में 10 दिनों से अधिक का समय लग जाता। हालांकि शक्तिवर्धक पेय यानी पावर ड्रिंक की मदद से दक्ष को इस स्थिति को हासिल करने में केवल आधा दिन लगा। दक्ष ने खुद से कहा, मेरे लिए 1000 चांदी के सिक्के मायने नहीं रखते। वो जानता था कि समय बहुत अहम है। उसने फिर कहा, अगर मुझे और चांदी के सिक्कों की जरूरत हो तो इसे तो कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी नहीं मिलता है। अगले दिन दक्ष ने अपना अधिकांश समय गुफा के अंदर अभ्यास में बिताया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और फिजिकल पावर को बढ़ाने के लिए अच्छी खासी मात्रा में रक्तप्राश की गोलियां लीं। इसके अलावा उसने अपना अधिकांश समय तलवारबाजी और तीरंदाजी के अभ्यास में लगाया। इस अभ्यास में उसने 3 महीने लगाए। धीरे धीरे वो गुफा में 5वें चक्र की ओर बढ़ा और आसानी से 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें चक्र को पार कर लिया। 6 चक्र पार करने में उसे महज 1 दिन का समय लगा। हालांकि उसने 11वें चक्र को भी पार करने की कोशिश की। इस वक्त वो थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसे 11वें चक्र को पार करने में 12 घंटे लग गए। वो काफी थक गया था और उसका शरीर पसीने से बुरी तरह भीग गया था। 11वें चक्र को पार करते समय उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा गया। वो गिरने लगा था।
हालांकि उसने इसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ने लगा और उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वैसे भी जो लोग गुफा के 6 चक्र को पार कर लेते थे उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता था। जो लोग 8 चक्र को पार कर लेते थे वे अधिक प्रतिभाशाली समझे जाते थे। यदि कोई 10 चक्रों को पार कर ले तो वो दूसरों की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अन्य योद्धा भी उसकी श्रेष्ठता का सम्मान करते थे। पिंडारी सिटी का 7वां राजकुमार, जिसका नाम शिवदत्त था, काफी प्रसिद्ध था क्योंकि उसने गुफा के 10 चक्रों को एक ही दिन में खोल दिया था। इसलिए पिंडारी सेना में उन्हें सबसे मजबूत योद्धा माना जाता था, जिसके सामने अन्य योद्धा छोटे मोटे बहादुर टाइप माने जाते थे। 7वें राजकुमार शिवदत्त पिंडारी सिटी के पहले और एकमात्र शख्स था जो गुफा के 10 चक्रों को एक दिन में पार कर सकता था। बेशक दक्ष ने भी ये किया था, लेकिन उसकी जगह अभी दूसरी थी। दक्ष सोच रहा था, वैसे मैंने भले ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया हो, लेकिन अब मेरी शक्ति किस स्तर पर है इसका परीक्षण करना जरूरी है। दक्ष ने अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ किया और गुफा से बाहर आ गया। वो एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां वो अपने शक्ति का परीक्षण कर ले और उस समय आसपास में कोई ना हो। ऐसा स्थान उसे पहाड़ों के आसपास ही दिखा। पिंडारी सिटी के पास गारो, खासी और जयंतिया की 3 पहाड़ियां थी। पहाड़ों के बीच की घाटियां अपेक्षाकृत शांत और एकांत में थी। दक्ष और उसकी मां यशोधरा अनाथाश्रम में रह रही थी, जो महल से काफी दूर था और उसके आसपास जंगल थे जो भयंकर ठंड के कारण बर्फ से ढका था। दक्ष गारो पहाड़ी की घाटी के पास पहुंच गया। इस घाटी में किसी को ढूंढना पिंडारी सिटी के किसी नौकर या सुरक्षाकर्मी के लिए जरा मुश्किल था। एपिसोड 18। प्रतियोगिता से पहले। उस सुनसान जगह को देखकर दक्ष को ठीक लगा और उसने सोचा, ये सही जगह है। इसी जगह मैं अपने शक्ति का परीक्षण करूंगा। दक्ष वहीं खड़ा होकर अपनी शक्ति का परीक्षण करने लगा। दक्ष ने अपने दोनों घुटनों को थोड़ा मोड़ लिया और एक तपस्वी के रूप में पालथी वाला आसन में बैठ गया, जिसे योगा के लैंग्वेज में पद्मासन कहते हैं। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद अचानक दक्ष उठा और उसने पहाड़ी के एक बड़े पत्थर पर जोरदार मुक्का मारा। वो इतना जोरदार प्रहार था कि 5 मीटर ऊंची वो चट्टान पूरी तरह से ढह गई, मानो वो कोई राई का पहाड़ हो। अपनी शरीर की शक्ति का परीक्षण करने के बाद दक्ष वहां से वापस लौट गया। अब वह खड़ा हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर आवाज लगाई, मंगलम। और उसने हाथ में पकड़ी मंगलम तलवार लहराए। तलवार लहराते ही एक जोरदार धमाका हुआ। लगा कि आसपास बिजली गिरी हो। उसने नीचे देखा तो जमीन पर 7 मीटर लंबी, 3 इंच गहरे निशान बन चुके थे। पास की घास और चट्टानें तलवार से नष्ट हो चुके थे। नीचे जो निशान बने थे वो तलवार के निशान थे। दक्ष समझ गया कि अगर एक बार जब इस तलवार का इस्तेमाल किया, तो फिर सामने वाला शख्स चाहे कितना भी बड़ा महारथी क्यों न हो, उसके लिए मंगलम तलवार के इस जोरदार प्रहार को झेलना मुश्किल होगा और भले ही दुश्मन एक श्रेष्ठ योद्धा क्यों न हो, उसका वार ये तलवार झेल लेगी। हालांकि अगर एक ही दुश्मन ने इस कोटि के युद्ध कला और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त किया है तो वो दक्ष को हरा भी सकता है। इसका मतलब है कि दक्ष के पास आई शक्तियां एकदम से असाधारण नहीं थी। हालांकि दक्ष लगातार तलवारबाजी के कई दूसरी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था ताकि वो खुद को अजेय बना सके, यानी कोई उसको किसी भी तरह से हरा ना सके। हालांकि वो ये भी जानता था कि कम समय में उस स्तर तक पहुंचना असंभव तो नहीं, पर बेहद मुश्किल जरूर है। अपनी ताकत और तलवार के इस शक्ति परीक्षण के बाद दक्ष गुफा में वापस लौट आया। दक्ष ने गुफा के अंदर जाते समय दृढ़ता के साथ सोचा, 13 दिनों में हम फिर से अपनी शक्तियों का आकलन करेंगे, क्योंकि पिंडारी सिटी में शक्ति परीक्षण के लिए एनुअल फंक्शन होना है। मुझे इसमें हिस्सा लेना होगा और उस सालाना जलसे से पहले मुझे अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाना है और इसके लिए और अधिक अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास शुरू करने से पहले उसने फिर से एक रक्तप्राश की गोली खाई। जैसे जैसे साल का अंत आ रहा था, वैसे वैसे पिंडारी सिटी के सभी राजकुमार और राजकुमारियां युद्धाभ्यास में व्यस्त हो रहे थे। उनमें से हर एक को सभी लोग उत्साहित करने और सम्मान करने के लिए उत्सुक थे। वैसे इस जलसे में या कंपटीशन में शामिल होने की एक शर्त थी। केवल राज परिवार के या 20 साल से कम उम्र के कुलीन परिवारों के लोग ही इस आयोजन में शामिल होने की योग्यता रखते थे। इस आयोजन में युवा के शक्ति का आकलन होता था। इस वार्षिक आकलन का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करने के साथ ही उन्हें अधिक सक्षम बनाने के लिए था। पिछले वर्षों में दक्ष को इसमें हिस्सा लेने नहीं दिया गया था। इसकी कई वजहें थी। उनमें से एक वजह तो यही थी कि दक्ष ने पवित्र ताबीज प्राप्त नहीं किया था, और दूसरी बात इस तरह के गलाकाट प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिहाज से वह बेहद कमजोर और बीमार भी था। इस प्रकार आयोजन देखने के लिए वो केवल भीड़ में खड़ा हो सकता था। बेशक ये यशोधरा और दक्ष दोनों के लिए शर्मनाक बात थी। इस साल ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि दक्ष ने भी भैरव बाबा का पवित्र ताबीज हासिल कर लिया था और वो लगातार मेहनत के बल पर खुद को योग्य बनाता जा रहा था। दीवानी महल दक्ष और यशोधरा का था, लेकिन कुछ महीने पहले इस महल से यशोधरा और दक्ष को निकाल दिया गया था और अब इस पर देवदत्त और उसकी मां शिवांगी का कब्जा दे दिया गया था।
उसी दीवानी महल के एक कमरे के अंदर देवदत्त जोर जोर से हंस रहा था। मैं पिंडारी सिटी के महान योद्धाओं में से एक हूँ। देवदत्त की बात सुनकर उसकी मां शिवांगी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए। उसने गर्व से कहा, अच्छा देवदत्त, आप अपनी शक्ति और योग्यता की बदौलत अपने 5वें और 6ठे राजकुमार भाइयों को भी हरा सकते हैं। आपकी प्रगति और आपकी कड़ी मेहनत को देख आपके पिताजी निश्चित रूप से आपको बढ़िया पुरस्कार देंगे। देवदत्त ने सिर हिलाया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो अपने दोनों भाइयों की तुलना में सच में काफी बहादुर और जांबाज था। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई मुझसे बेहतर हो या मैं किसी से बेहतर हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि एक व्यक्ति है जो कभी भी मुझसे बेहतर नहीं होगा। उसकी मां ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप दक्ष के बारे में बात कर रहे हैं? अरे पुत्र, उसने तो सिर्फ ताबीज ही हासिल किया है, न कोई हथियार है न कोई चक्र पार किया है। इसलिए वो इस आयोजन में भी हिस्सा नहीं लेगा। और ले भी क्यों? उस बुधुआ से आप अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? कहाँ वो, कहाँ मेरा राजा बेटा? माँ की बात सुनकर देवदत्त के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन ये मुस्कान तिरस्कार से भरी थी। हाँ हाँ, वो मौजूद होगा या नहीं होगा, ये उसके ऊपर नहीं है ना माताजी। शिवांगी ने रहस्यमय अंदाज में देवदत्त की तरफ देखती रह गई। उधर मौर्य परिवार के प्राणायाम भवन से एक जोरदार आवाज आ रही थी, मेरी दिव्य तलवार। भानुमति ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को पकड़कर जोर से जमीन पर झटक दिया। फिर तलवार हवा में उछली, जिससे जमीन पर 7 मीटर लंबा निशान बन गया। वाह वाह भानुमति, ये आवाज पीछे से आई तो भानुमति ने पलट कर देखा। उसकी बहादुरी की तारीफ अनादि मौर्य ने की थी और वो प्राणायाम भवन में अंदर आ रहा था। अनादि मौर्य ने उस निशान को देखा और भानुमति को शाबाशी देते हुए तालियां बजाए और मुस्कुराते हुए कहा, भानु बेटा, इसमें कोई शक नहीं कि वास्तव में आपके अंदर तलवारबाजी की अद्भुत प्रतिभा है। ये तलवार कोई खास नहीं है, लेकिन इसके जरिए आपने जो प्रतिभा दिखाई है उसके आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप सभी योद्धाओं को पीछे छोड़ देंगी और इस बार के सालाना जलसे वाली प्रतियोगिता में आप खुद को अव्वल योद्धा के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहेगी। भानुमति ने जवाब दिया, मुझे पहले से ही तलवारबाजी के कई सूत्रों और तकनीकों की समझ थी पिताजी, और इसी वजह से इस तलवार को चलाने में कुशलता हासिल करने में मुझे इतने कम दिन लगे। अनादि मौर्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, पूरे पिंडारी सिटी में 20 साल से कम केवल 10 योद्धा ही हैं। अगर विलक्षण प्रतिभा वाले योद्धाओं की बात करें तो मुझे तो लगता है 10 भी नहीं होंगे। उंगली पर गिन लेंगे ऐसे बहादुरों को तो, जिन्होंने इस कोटि के तलवार के साथ युद्ध कला और कौशल में दक्षता प्राप्त की हो, लेकिन आपने इसे केवल 15 साल में ये उपलब्धि हासिल कर ली है, जो सच में बहुत अद्भुत है। आपका भविष्य बहुत सुनहरा नजर आ रहा है मुझे। भानुमति के सिर पर हाथ फेरते हुए अनादि मौर्य को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद अनादि वहां से चला गया, लेकिन भानुमति अपनी तलवार चलाने की तकनीक का अभ्यास करती रही। इस बीच 13 दिन बड़ी जल्दी बीत गए, मानो समय ने पंख लगा लिए हों। रक्तप्राश की मदद से दक्ष ने युद्ध कौशल में काफी महारत हासिल कर ली। अब उसकी ताकत और एनर्जी पहले से 10 गुना अधिक हो गई थी। अब उसके अंदर 10 बैलों के ताकत के बराबर की शक्ति थी। औसत श्रेणी के योद्धा में जहां 9 बैलों की ताकत थी, वहीं सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के अंदर 16 बैल के बराबर की ताकत होती थी। हालांकि दक्ष की ताकत औसत शक्ति वाले योद्धाओं से थोड़ी अधिक थी, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बराबर का कौशल हासिल कर चुका था, क्योंकि उसने ताकत हासिल करने के साथ साथ कई दूसरी तरह की शक्तियां और पावर्स भी हासिल कर ली थी, जिसमें तलवारबाजी और आध्यात्मिक शक्तियां प्रमुख थीं। हालांकि दक्ष ने आगे के चक्रों को पार करने के लिए अभ्यास करना बंद कर दिया था। वो समझ गया कि भले ही वो गुफा के 11 चक्रों को पार कर चुका है, लेकिन वो अब अधिक से अधिक 16 चक्रों को ही पार कर सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में दक्ष ने 20 चक्र पार कर लिए थे। वह सोच रहा था, मुझे अपने शरीर को और पावरफुल बनाने के लिए उपाय करना ही होगा। अगर मैं शुरुआती समय में ही हार जाता हूं, तो मैं कभी महारानी चिनाई के खिलाफ अपनी लड़ाई कैसे जारी रख पाऊंगा। अपने कमरे से बाहर निकलते समय उसने देखा कि पन्ना, यानी उसकी नौकरानी, जिसे वो अपनी बहन मानता था, दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दक्ष ने पूछा, बहन, आज शक्ति परीक्षण की तारीख है? पन्ना ने कहा, हाँ सही कहा आपने भाई। पन्ना इस तारीख के बारे में सोचकर थोड़ी घबरा गई थी, और उसी घबराहट के साथ उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे प्यारे दादा, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। मैंने सुना है कि देवदत्त ने भी कड़ी मेहनत की है। अगर वो जान जाएगा कि आप एक महान योद्धा बन चुके हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। दक्ष ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, मेरी चिंता मत करना बहन, मैं उससे निपट लूंगा। उसकी तैयारी और उसकी ताकत अब ज्यादा मायने नहीं रखती। जलसे में क्या माँ भी जाएगी? इस प्रतियोगिता को देखने जाएगी माँ? पन्ना ने जवाब दिया, जरूर, वो जरूर जाएंगी, लेकिन वो नहीं जानती कि आप भी इस आयोजन की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। यदि यशोधरा को पता चलेगा कि आप एक जानबाज योद्धा बन चुके हैं, तो वो बहुत खुश होंगी।
दक्ष मुस्कुराने लगा और पन्ना हाथ में रंगीन कपड़ा लेकर आगे बढ़ी और उसने दक्ष से कहा, भैया आज मैं खुद आपके सिर पर यह साफा बांधना चाहती हूँ, ताकि जब मेरा राजा भैया प्रतियोगिता में उतरे तो सबसे अलग दिखे, मेरा भाई है भी सबसे अलग, सबसे बहादुर। नौकरानी ने ये कहते हुए दक्ष के सिर पर लाल पीले रंग का रंगीन राजस्थानी साफा बांध दिया। फिर दक्ष ने देखा कि नौकरानी अपने हाथ में सुनहरा जूता और एक सोने के गले की चेन लेकर दक्ष की ओर आए और बड़े प्रेम से दक्ष को ये पहनाकर बोली, अब आप राज परिवार की तरफ से सभा स्थल पर जा सकते हैं। दक्ष हैरान होकर एक नौकरानी के स्नेह को देखता रह गया। एपिसोड 19। दंड। पिंडारी सिटी में किसी भी राजकीय समारोह के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों को अलग अलग कपड़े पहनने होते थे ताकि उनमें ये अंतर स्पष्ट हो जाए कि कौन किस वर्ग से आते हैं। केवल राजकुमार ही शाही कपड़े और सिर पर राजस्थानी साफा पहन सकते थे, जबकि राजकुमारियां साफे के ऊपर मयूर पंख लगा सकती थी। अपने शरीर को 3 महीने तक अभ्यास और चक्र पार करने के बाद दक्ष पहले की तुलना में एक नए रूप में आ गया था। उसके फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी में बड़े बदलाव आ गए थे। वो अब पहले वाला दक्ष नहीं था जिसका मजाक उड़ाया जाता था। नौकरानी पन्ना एकटक दक्ष को देखती जा रही थी। राजकुमार भैया, आप वास्तव में किसी भी अन्य राजकुमार की तुलना में भव्य और सुंदर दिखते हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन चलो आयोजन स्थल चलते हैं। नौकरानी पन्ना ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यशोधरा सेनानायक के सम्मान में जल्द ही आयोजन स्थल पहुंच चुकी है। लोगों के मजाक और कड़वी बातों से बचने के लिए हमें जरा जल्दी करने की जरूरत है। आयोजन स्थल राजमहल के पीछे बनाया गया था जिसका नाम शाही अखाड़ा था। पिंडारी सेनानायक मलिक भी इस आयोजन में शरीक होते थे ताकि वो देख सकें कि इस शक्ति परीक्षण में कौन सा योद्धा पिंडारी सिटी की रक्षा और उसके अभिमान में वृद्धि के लिए तैयार हो रहा है। सुबह होते ही पिंडारी सिटी के राजकुमारों राजकुमारियों के साथ साथ उस क्षेत्र में रहने वाले कुलीन परिवार के सारे योद्धा शाही अखाड़े की तरफ निकल पड़े। सबों ने अपनी जगह ली और बैठकर सेनानायक मलिक के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद एक 55-56 साल के 6 फीट लंबे आदमी ने अखाड़े में प्रवेश किया जिनकी रौबदार मूछें थी। उसके आने के साथ सभा स्थल में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। राजपुरोहित ने घोषणा करते हुए कहा, हमारे सिरमौर पिंडारी सिटी के महामहिम सेनानायक मलिक अखाड़े में आ चुके हैं। वो अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। आयोजन समिति की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं, साथ ही इस शक्ति परीक्षण में आए सभी योद्धाओं और उनके परिवारजनों का भी स्वागत करता हूं। सेनानायक मलिक ने वहां बैठे राजकुमारों और राजकुमारियों की ओर नजर घुमाए और मुस्कुराते हुए कहा, शिवदत्त वापस नहीं आए क्या? मलिक के बगल में बैठी रानी ने जवाब दिया, महाराज, 7वें राजकुमार शिवदत्त ने 1 महीने पहले एक पत्र भेजकर हमें सूचित किया था कि वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण काम देखना है। वैसे भी हमें नहीं लगता कि इस आयोजन में शामिल होकर उन्हें ये दिखाना आवश्यक है कि वो कितने योग्य और श्रेष्ठ हैं। शिवदत्त के नहीं आने से सेनानायक मलिक थोड़े निराश था और वो बोला, शिव की अनुपस्थिति ने इस वर्ष के आयोजन में मेरे उमंग को कम कर दिया है। ऐसा लगता है मजा ही नहीं आएगा, असली खिलाड़ी तो है ही नहीं। उसी समय 8वें राजकुमार यानी देवदत्त की माता शिवांगी ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, महामहिम, हालांकि शिवदत्त इस आयोजन में हिस्सा लेने नहीं आ पाए लेकिन खुशी की विषय है कि 9वें राजकुमार दक्ष इस वर्ष आयोजन में भाग ले रहे हैं। सेनानायक मलिक ने अपनी नजर यशोधरा की ओर घुमाई और पूछा, ओह अच्छा, क्या ये सच है दक्ष? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष ने 3 महीने पहले पवित्र ताबीज प्राप्त किया था। सेनानायक ने यशोधरा से नाराजगी जताते हुए कहा, क्या ये सच है यशोधरा? आपने मुझे पहले इसकी सूचना क्यों नहीं दी? अब उसका मूड थोड़ा ठीक होने लगा था क्योंकि दक्ष उसका 9वां बेटा और राजकुमार था और वही एकमात्र राजकुमार था जिसने हाल तक पवित्र ताबीज ग्रहण नहीं किया था। इस खबर को सुनने के बाद सेनानायक मलिक काफी खुश नजर आने लगे थे। यशोधरा ने धीमे स्वर में कहा, मेरी हिम्मत नहीं हुई महाराज। हाँ, ये सही है कि बालक ने ताबीज प्राप्त कर लिया है लेकिन क्या वो एक योद्धा बन पाएगा, इसको लेकर मैं शंकित थी, इसलिए आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सेनानायक मलिक का उत्साह यशोधरा की बात से कम नहीं हुआ। उसने उतने ही उत्साह से आगे कहा, मेरी नज़र में दक्ष का पवित्र ताबीज ग्रहण करना निश्चित रूप से हमारे लिए उत्सव के योग्य है। भले ही उसकी भविष्य की उपलब्धि सीमित हो लेकिन वो अभी भी एक योद्धा है जो आम लोगों से ज़्यादा मजबूत हैं। वो कहाँ हैं? उसे मुझसे मिलने आने के लिए कहें। 8वें राजकुमार देवदत्त ने तंज किया, मेरे भाई दक्ष को छोड़कर हर कोई यहाँ मौजूद है। लगता है पवित्र ताबीज प्राप्त करने के बाद वो बहुत बदल गया है। हम सभी को उसके लिए इंतजार करना होगा। उसी समय शाही लिबास में दक्ष ने मजबूत कदमों के साथ अखाड़े में प्रवेश किया और कहा, देवदत्त भैया, किसी के पीठ के पीछे कुछ बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। देवदत्त को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी लेकिन दक्ष की बात सुनकर राजकुमार काफी उग्र हो गया और गुस्से में आकर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लग रहा था कि आखिर दक्ष ने उसके साथ इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे की। दक्ष ने अपने आस्तीने समेटी और आगे बढ़ गया।
सेनानायक मलिक को सिंहासन पर बैठे देखा, उन्हें प्रणाम किया और कहा, कृपया मुझे अपने महामहिम के चरण स्पर्श की अनुमति दें। दक्ष का सेनानायक मलिक को इस तरह बोलना वहां बैठे लोगों को चौंका गया। सर्द हवा चल रही थी, सभा शांत थी, सभी एकटक दक्ष की ओर देख रहे थे। सेनानायक मलिक ने दक्ष की ओर को देखा, आपने मुझे महामहिम कहा है। रानी ने पलकें झपकाते हुए कहा, राजकुमार दक्ष, आपने अपने पिता को महामहिम क्यों कहा? क्या आप अपने पिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं? डर से थरथराती हुए यशोधरा ने फौरन आकर कहा, लगता है जल्दबाजी में मेरे बेटे ने बड़ी लापरवाही कर दी। लेकिन दक्ष अपनी बात पर डटा रहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। निडर आंखों और मजबूत इरादों साथ दक्ष ने भीड़ के बीच खड़े होकर कहा, एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटे को पढ़ाई लिखाए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। मेरी सेहत खराब हो गई थी, मेरे पिता के रूप में क्या आपने मेरी क्या मदद की है? आपने कभी मेरी कोई परवाह की है? दक्ष ने बिना डर और बिना किसी संकोच के बोलना जारी रखा, एक पति होने के नाते आप में 3 गुण होने चाहिए थे, प्रेम, आभार और नैतिकता। लेकिन आपकी महारानी ने जब मेरी मां की पिटाई की थी, तो क्या आपने क्या कोई प्रेम जताया? मेरी मां ने पिछले 3 सालों में बहुत कुछ झेला है, क्या आपने उसके प्रति कोई संवेदना व्यक्त की है? कड़ाके की ठंडी रात में हमें अपने दीवानी महल से बाहर कर दिया गया और हमें अनाथाश्रम रहने को विवश किया गया। क्या आपके अंदर कोई नैतिकता बची थी? सभा स्थल पर सन्नाटा खींच गया था। लेकिन दक्ष रुका नहीं, उसने मलिक से कहा, चूंकि आप मेरी नज़र में एक अच्छे पिता या एक अच्छे पति नहीं हो सकते हैं, तो क्या मैंने आपको महामहिम कहकर कोई गुस्ताखी की है? पहली बार किसी ने सेनानायक मलिक से इस तरह के लहजे में बात की थी। डर से थर्राते हुए सभा में उपस्थित सबों ने अपनी नजरें नीची कर ली। सेनानायक मलिक ने राजकुमार दक्ष की बात सुनकर गहरी सांस ली और रानी की ओर देखा और फिर गंभीर आवाज में पूछा, ये आदेश किसने दिया था? उन्हें अनाथाश्रम किसने भेजा था? 8वें राजकुमार देवदत्त और उसकी मां शिवांगी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, दूसरी रानी शांत बैठी रही। पूरे सभा में सन्नाटा पसर गया। देवदत्त और उसकी मां शिवांगी ने अपनी गर्दनें नीचे झुका लीं, दोनों के माथे से पसीना निकलने लगा। शिवांगी की आवाज कांप रही थी, वो आदेश मैंने दिया था। हालांकि असली बात यह थी कि ये आदेश रानी ने दिया था, लेकिन ये सच्चाई कहने या उस भेद को उजागर करने की हिम्मत शिवांगी में नहीं थी। पिंडारी सिटी के सेनानायक मलिक ने गर्दन नीचे झुका ली और गुस्से से पूछा, आपने ही दक्ष और यशोधरा को दीवानी महल से बाहर निकालने का आदेश दिया था और उन्हें अनाथाश्रम में रहने को मजबूर कर दिया। शिवांगी ने अपने बगल बैठे देवदत्त को देखा और कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ, कोई भी इसमें शामिल नहीं था। सेनानायक मलिक ने जवाब दिया, ठीक है, चूंकि आप अकेले इस दुस्साहस की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं, तो मैं आपको अवश्य दंडित करूंगा। ध्यान से सुनिए, अब से आप लोग दीवानी महल से तुरंत निकल जाएंगे। आज, अभी इसी वक्त, आप महल खाली कर दें। ये सुनकर शिवांगी समझ गई कि वो अब बुरी तरह फंस चुकी है, इसलिए अब बचना मुश्किल है। उसने बहाना किया और वो बेहोश होने का नाटक करने लग गई। देवदत्त ने तुरंत उसके चेहरे पर पानी मारा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। होश में आते ही वो खड़ी हुई और वहां से चल पड़ी। शिवांगी के चले जाने के बाद सेनानायक मलिक अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने दक्ष की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि आपने पहले से ही गुफा में प्रवेश पा लिया है और चक्र को पार कर चुके हैं और एक वास्तविक योद्धा बन गए हैं। अब आप काफी अलग दिखते हैं। आपके आज महान साहस और ईमानदारी का परिचय दिया है। क्या आप शक्ति परीक्षण में भाग लेना चाहेंगे? आंखों में एक दृढ़ विश्वास के साथ दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ स्पष्टता से कहा, निश्चित रूप से मैं इस परीक्षण में भाग लूंगा। सेनानायक मलिक ने गर्व के साथ कहा, वाह, वास्तव में आप मेरे बेटे हो। आप काफी बहादुर हैं। ये योद्धाओं के लिए सम्मान की बात थी। वैसे भी वास्तविक श्रेष्ठ वे होते हैं जो मजबूत इरादा रखते हो, जिनके अंदर घमंड ना हो। अगर दक्षा ने आज संकोची व्यवहार किया होता तो सेनानायक मलिक उसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानते, चाहे भले ही उन्होंने पवित्र ताबीज प्राप्त किया हो। देवदत्त ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए दक्ष पर नजर डाली और मन ही मन कहा, दक्ष, ये आनंद इस आयोजन के अंत तक खत्म कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि असली श्रेष्ठ कौन है। इस खानदानी दुश्मनी में खास किस्म का मोड़ आ चुका था। एपिसोड 20। अतिथि शुभांगी। यशोदा को बहुत आश्चर्य हुआ कि सेनानायक मलिक ने दक्ष को उनके साथ की गई धृष्टता के लिए दंडित नहीं किया, बल्कि शिवांगी को दंडित किया। उसने राहत की एक लंबी सांस भरी और दक्ष को एक तरफ खींच लिया, जैसे कि उसे उससे कुछ पूछना हो। यशोधरा के लिए यह सोचना भी काफी मुश्किल था कि उसने क्या देखा था। दक्ष ने सेनानायक मलिक का बेटे के तौर पर ठीक से अभिवादन नहीं किया था और एक गैर जिम्मेदार पिता और पति होने के कारण उसकी आलोचना की थी। उसने दक्ष से पूछा, बेटू, क्या तुम सच में एक असली योद्धा बन गए हो? मुझे सच सच बताओ। कुछ भी हो, लेकिन दक्ष अपनी मां को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए दक्ष ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ।
मैंने अपना अभ्यास पूरा कर लिया है और अब मैं एक योद्धा बन गया हूँ। यशोधरा दक्ष से चिंतित थीं और उन्होंने कहा, जैसा आपने कहा, आप सिर्फ एक योद्धा बन गए। अगर शक्ति परीक्षण के दौरान कुछ उल्टा सीधा होता है तो क्या होगा? आपके पास इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का कोई अनुभव नहीं है, न आपके पास कोई गुरु है। दक्ष यशोधरा की चिंता दूर करने की कोशिश कर रहा था। देखो माँ, भले ही मैं पिछले किसी वर्ष शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस बार अपने आप को एक योद्धा के तौर पर स्थापित नहीं कर पाऊंगा। और मेरी चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरी शक्ति और मेरी सीमा से बाहर हो। दक्ष अच्छी तरह समझ रहा था कि आखिर यशोधरा चिंतित क्यों है। उसे दक्ष के पिछले जीवन की क्षमताओं के बारे में नहीं पता था। दक्ष ने मां को बहुत समझाया और अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ शक्ति परीक्षण में शामिल होने के लिए तैयार था। इस सालाना जलसे में 20 साल से कम आयु के योद्धाओं को विशेष रूप से वर्ष के अंत में होने वाले इस शक्ति परीक्षण के आयोजन में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाती थी। सेनानायक मलिक के कुल 9 बेटे और 13 बेटियां थीं। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें सभी की उम्र 20 साल से कम थी। 7वें राजकुमार यानी शिवदत्त अभी पिंडारी सिटी से बाहर थे। उसको छोड़कर बाकी के सभी राजकुमार इस आयोजन में भाग लेने वाले थे। राजकुमारों और राजकुमारियों के अलावे शाही परिवार के रिश्तेदार भी इस शक्ति परीक्षण में शामिल हो सकते थे। उदाहरण के लिए मौर्य परिवार से जुड़े लोग। समय बीतने के साथ शाही परिवार के रिश्तेदार भी धीरे धीरे सभा में इकट्ठा होने लगे थे। शाही अखाड़े में पिंडारी सिटी के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिनमें कई पूर्ववर्ती महान योद्धा भी शामिल थे। वे सभी शक्ति परीक्षण के मूल्यांकन के लिए आमंत्रित किए गए थे। सौंदर्य की मलिका हसीन शुभांगी को भी इस सभा में आमंत्रित किया गया था। वही शुभांगी जिसके बारे में पूरे पिंडारी सिटी में यह अफवाह थी कि वो हथियार बेचने के बहाने पुरुषों का शिकार किया करती है और उसने अपने 7 पतियों को मौत के घाट उतार दिया है। शशिकांत ने शुभांगी के पीछे भागते हुए पूछा, शुभांगी, हर वर्ष इस आयोजन में शामिल होने के लिए समूचे शस्त्र बाजार को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन आप तो कभी भी इस तरह के आयोजनों को देखने नहीं आती थी। आप इस साल क्यों देखना चाहती हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आई। शुभांगी की आंखों में एक आकर्षक मुस्कान थी और उसके होंठ रसीले और चमकदार थे। उसने शशिकांत को जवाब दिया, जब आप किसी से मिलते हैं जिसमें आपकी बहुत अधिक दिलचस्पी हो तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। शशिकांत चौंक गए और पूछा, क्या आप राजकुमार दक्ष की बात कर रही हैं? हाँ, क्या आपको लगता है कि उसके अलावा कोई और हो भी सकता है? शुभांगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 2 महीने पहले दक्ष अस्त्र बाजार आए थे, जिसके बाद उनके बारे में जानने के लिए शुभांगी ने एक जासूस भी उसके पीछे भेजा था। शुभांगी को झटका लगा कि वह युवक, जिसने सफल होने के लिए इतना दृढ़ निश्चय दिखाया था, वो पिछले 16 वर्षों में पवित्र ताबीज हासिल नहीं कर पाया था, बल्कि वो तो पिंडारी सिटी में सामान्य नागरिकों की तरह जीवन जी रहा था और बीमारी के कारण हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था। शुभांगी ने राज परिवार के अंदर यशोधरा और दक्ष के साथ हो रहे भेदभाव का भी पता लगाया था। साथ ही राज परिवार में यशोधरा के साथ हो रही ज्यादती के बारे में भी जासूसों के जरिए उसको पता चल चुका था। फिर भी शाही परिवार में कोई अहमियत नहीं रखने वाले इस युवक ने अस्त्र बाजार और मैथिल हाट के औषधि केंद्र से पर्याप्त संख्या में रक्तप्राश की गोलियां और 2 बढ़िया और उन्नत कोटि के तलवार के लिए 1 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए थे। शुभांगी इस बात को सोच रही थी कि आखिर दक्ष चांदी के इतने सिक्के कहां से लाए होंगे। बुद्धिमान होने के बावजूद शुभांगी यह पता लगाने में नाकाम रही कि दक्ष क्या छिपा रहा था। अन्य लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन शुभांगी की नज़र में 9वां राजकुमार दक्ष, जिसे हर कोई नीची निगाह के देखता था, वो बहुत रहस्यमयी था। शुभांगी की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वो इस शक्ति परीक्षण समारोह में दक्ष की योग्यता का देखने के लिए व्याकुल हो गई। वो ये भी देखना चाहती थी कि दक्ष ने और कितने रहस्य छिपाए थे। अनादि मौर्य ने लाल शॉल भेंट कर शुभांगी का अभिवादन किया। अनादि शुभांगी के करीब जाना चाहता था। अतिथि शुभांगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शाही अखाड़े में आएंगी। यहाँ किस लिए तशरीफ लाई हैं आप? अनादि मौर्य की नज़र में शुभांगी दक्ष की तरह रहस्यमयी थी। अनादि मौर्य ने केवल एक बार शुभांगी को देखा था, इसलिए वे एक दूसरे को करीब से नहीं जानते थे। हालांकि शुभांगी को पता था कि पिंडारी सिटी के राजकाज संचालन में आवश्यक फाइनेंस और धन दौलत पर अनादि मौर्य का नियंत्रण था। उसको नगर सेठ भी कहा जाता था और उसके पास जमा दौलत ही इस बात को साबित कर रही थी कि पिंडारी सिटी में वह कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व था। इस बात की भी चर्चा थी कि अस्त्र बाजार के हर 10 में से 5 दुकान उसी की थी। शुभांगी हमेशा गोपनीय और रहस्यमयी रही हैं। कोई भी उसके मन को कभी नहीं पढ़ सका। अनादि मौर्य को यह ध्यान नहीं था कि शुभांगी कितनी रहस्यमयी थी। अपने धन बल पर दम भरते हुए उन्हें आशा था कि शुभांगी उनमें दिलचस्पी लेगी और ज्यादा कुछ हो न हो, पर दोनों एक दूसरे के दोस्त तो बन ही सकते हैं। शुभांगी आखिरकार शाही अखाड़े पहुंच गई।
उसने अनादि मौर्य पर नजर डाली, थोड़ी अपनी भौहें उठाईं, और पूछा, मुझे क्षमा करें, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं आगे बढ़ती हूँ। शशिकांत, जो शुभांगी के बगल में खड़े थे, उन्होंने कान में फुसफुसाया, शुभांगी, वह मौर्य परिवार के प्रमुख हैं। मौर्य, ओह, बड़ी दिलचस्प बात है। शुभांगी ने आंखें झपकी और उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। शुभांगी ने कहा, मौर्य प्रमुख को मेरा नमस्कार। कृपया मेरी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें। अनादि मौर्य शुभांगी की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपसे 2 साल से बात करना चाहता था जब मैंने मैथिली हाट में कुछ रक्तप्राश की गोलियां खरीदने गया था। दुर्भाग्य से, आप उस समय थोड़ी जल्दी में थीं। मैंने दूर से आप पर एक तिरछी नजर डाली। शुभांगी, आप 2 साल बाद और अधिक सुंदर हो गई हैं। शुभांगी ने सोचा, ऐसा लगा जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। उसने सोचते हुए कहा, 2 साल पहले। हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं आया। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, संभव है। उसकी मनमोहक मुस्कान कभी भी किसी को मोहित करने के लिए काफी थी। शुभांगी ने पीछे देखा, उसके पीछे मौर्य परिवार के अन्य योद्धा खड़े थे। उसकी नजरें भानुमति की ओर गईं, उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह मौर्य की दूसरी बेटी है। इतनी सुंदर महिला, ओह, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। भानुमति अपने पिता के पीछे सफेद शर्ट पहने खड़ी थी, उसके लंबे बाल खुले थे, वह एक अप्सरा की तरह हद से ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रही थी। हालांकि ये कहना गलत होगा कि वो शुभांगी की तुलना में अधिक सेक्सी और आकर्षक थी। दोनों को एक साथ देखने वाले कह सकते हैं कि उन दोनों के पास विशिष्ट किस्म की सुंदरता और एक अलग तरह करिश्मा या चार्म था। अनादि हैरान था कि शुभांगी ने उसकी बेटी भानुमति को पहचान लिया था। शुभांगी, वाह क्या बात है, आप मेरी बेटी को जानती हैं। वास्तव में शुभांगी भानुमति को नहीं जानती थी, लेकिन जब वो दक्ष के बारे में जासूसू के जरिए पता लगा रही थी, तो उसे ये भी जानकारी मिली कि भानुमति उन लोगों में से एक थी जिन्होंने दक्ष को सबसे अधिक प्रभावित किया था। इसलिए ये नाम उसके दिमाग में बैठ गया था।